जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का चैनल स्टडी विद अंगद पे। मुख्य रूप से हम लोग का फोकस है बिहार के दो महत्वपूर्ण एग्जाम, एक आपका बिहार CGL 4 और दूसरा है आपका BPSC द्वारा आयोजित AUDO। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मगध के उत्कर्ष के कारण और उस टाइम में स्थापित कुछ वंश जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मगध के उत्कर्ष के कारण। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। तो मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? वो थी आपकी राजगिरी। मगध के नदियों से घिरा प्रदेश था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। तो ये याद रखना है आपको। बृहद्रथ वंश का अंत कौन था? रिपुंजय था। हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का टाइम पीरियड कब से कब देखा जाता है? 544 से 412 ईसा पूर्व तक। हम लोग देखेंगे पहला इनसे बिंबिसार का। बिंबिसार का कार्यकाल कहाँ से था? 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार किया था। ठीक। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी, जो चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी कौन थी? क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रगोत से साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रगोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये याद रखना है आपको। जीवक किसके समय में था? ये बिंबिसार के समय में था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। तो बिंबिसार का हत्या कौन क्या था? तो बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजात शत्रु ने की थी। तो हम लोग देखते हैं अजात शत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? 492 से 460 ईसा पूर्व तक। अजात शत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। तो कुनिक किसका उपनाम है? ये आपका अजात शत्रु का नाम है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से हुआ। अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजात शत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ याद रखना है, अजात शत्रु पहले जैन धर्म को मानता था और फिर बाद में क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजात शत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो यहाँ क्या याद रखना है? सबसे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कौन करवाया था? तो अजात शत्रु ने। कब करवाया था? 483 ईसा पूर्व में करवाया था। नेक्स्ट है उदयन। उसके बाद कौन सा आया? उदयन।
इसका कार्यकाल था 460 से 444 ईसा पूर्व तक। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, उसी प्रकार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठा। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो किसने बनाया था? उदयन ने बनाया। तो पाटलिपुत्र कहाँ है? वो 3 नदी के संगम तट पे है, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर स्थित है। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। इसको याद रखना है, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? नागदशक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक, तो पितृहंता वंश कहा जाता है, ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था, क्योंकि इसमें सब ने अपने पिता को मार के गद्दी को हासिल किया था। नेक्स्ट आपका है शिशुनाग वंश। कौन सा है? शिशुनाग वंश। 412 से 344 ईसा पूर्व तक ये कार्य चला था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। हर्यक वंश के टाइम में कहाँ था? पहले आपका था राजगिर, फिर उदयन ने लाया था पाटलिपुत्र। ठीक, उसके बाद जब शिशुनाग आया तो वो क्या किया? राजधानी को वैशाली ले गया। ठीक, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स, कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। तीन 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। जब शिशुनाग था तो वो क्या किया? राजधानी को वैशाली में स्थापित किया था। फिर उसके मृत्यु के बाद कालाशोक बना, फिर मगध शासक। उसने क्या किया? राजधानी को फिर वो कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र में ले आया। और ये याद क्या रखना है, पाटलिपुत्र सबसे पहले किसने बनाया था? वो उदयन ने बनाया था राजधानी को। कालाशोक 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया? कालाशोक ने। कहाँ कराया? वैशाली में कराया। और पहला कौन करवाया था? अजातशत्रु ने। कहाँ करवाया था? वो पाटलिपुत्र में करवाया था। ठीक, नेक्स्ट है कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। कितने पुत्रों ने? 10 पुत्रों ने। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। इसको आप याद रखना। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे नंदवंश। नंदवंश का कार्यकाल था 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्मानंद 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने एकराट अथवा एकच्छत्र की उपाधि धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। तो उग्रसेन किसे कहा जाता है? उग्रसेन महापद्मानंद को कहा जाता है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। महापद्मानंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, असमक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। ये क्या याद रखना है?
पाणिनि किसके समकालीन थे? ये महापद्मानंद के समकालीन थे। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कब किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय कौन सा था? उस समय नंद वंश था और उस समय उसका शासक कौन था? तो धनानंद था। ये याद रखना है। जिस समय सिकंदर ने शासन किया था उस समय भारत में किसका शासन था? वो था आपका धनानंद का। नेक्स्ट है, नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश 321 से 181 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये कब से कब तक रहे? ये 321 से 298 ईसा पूर्व तक ये रहे। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। तो सेंड्रोकोटस किसको कहा गया? जस्टिन ट्रूडो एवं स्ट्रोबर्ग ने सेंड्रोकोटस कहा था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। प्लूटो एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश स्थापक से माना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, इससे किया गया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसको भेजा कौन था? ये सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। तो इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है, में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास विधि सलेखना द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया।
संलेखना विधि में भूखे रह के अपने प्राण को त्यागा जाता है। उसके बाद है आपका बिंदुसार। बिंदुसार कब से कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार, अमित्रघात किसका नाम है? ये बिंदुसार का ही उपनाम है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस को किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत को भेजा था। एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा और टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये याद रखना ही है। बिंदुसार जिसका था, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। लोग अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक का कार्यकाल कब से कब तक था? 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो उससे पहले वो कहाँ का शासक था? वो उज्जैन का शासक था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ, सिंहल अनुश्रुति किसका है? ये बौद्ध ग्रंथ का है। के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। ये किसके अनुसार पता चलता है? ये पता चलता है सिंहल अनुश्रुति, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। उसी में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके वो गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया। तो अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया। कब? वो 261 ईसा पूर्व में, ये याद रखना है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वो शैव धर्म का मानता था। अभी याद रखने वाली बात क्या है कि अशोक पहले किस धर्म को मानता था? अशोक पहले वो शैव धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। दिव्यावादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया? वो उपगुप्त ने दिया। और किसके द्वारा पता चलता है? ये दिव्यावादन के द्वारा पता चलता है। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। कलिंग युद्ध कब किए थे? ये कलिंग युद्ध किए थे अपने 9वें वर्ष में। बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में। निगाली सागर की यात्रा 12वें वर्ष में। धम्म का शिलालेख अंकन 13वें वर्ष में। धम्म महापात्रों की नियुक्ति 14वें वर्ष में। लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष में, जिसने अशोक ने कर को घटाकर कितना किया था? 1/8 कर दिया था। तो याद क्या रखना है? कलिंग युद्ध अपने वो 9वें वर्ष में किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री
संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? अशोक ने। और कहाँ पर करवाया? ये पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद अशोक के 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, वंधुपालित, इंद्रपालित, दसेन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, वेदधर्मन, शतधनुष, वृद्धरथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ था। मौर्य वंश का शासक कौन था? ये वृद्धरथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक चला था। तो मौर्य वंश कब तक चला था? 137 वर्ष तक चला था। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? मौर्य प्रशासन के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के लिए बने रहें। धन्यवाद।